गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फेस फुलसेल एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज पी in simple interest at 10% per annum for 2 years and received interest of rupees 525. If he invested rupees 500 more in compound interest at the same rate for the same period, then find the compound interest he received. चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है हमको क्वेश्चन में? मैन इन्वेस्टेड रुपीज पी एट सिंपल इंटरेस्ट एट 10% फॉर एनम फॉर 2 years। ठीक है, तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में हमको कितना मिला है? 525। इसका मतलब ये 2 साल का है, तो 1 साल का मिल जाएगा मुझे। इसका आधा करता हूँ तो ये कितना आएगा? 262.5। ये 10% है 1 साल का प्रिंसिपल पे, मतलब मेरी वैल्यू पी कितनी आ जाएगी? 100%। तो 100% मतलब इसका 10 टाइम्स ही हो जाएगा, 2625। अब कोई दूसरी वैल्यू है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से 500 रुपये ज़्यादा, मतलब 2625 से 500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा 3125। 3125 को अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता हूँ 2 सालों के लिए, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये मेरा सवाल है। एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब 2 years। तो पहले साल मुझे इसका 10% मतलब 312 रुपये 50 पैसे। अब दूसरे साल फिर से इसका 10% 312 रुपये 50 पैसे। और साथ ही साथ में अब क्या होगा? पहले साल में क्या होता है? सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो इंटरेस्ट मिलता है उसका भी इंटरेस्ट 10% मिलेगा। मतलब ये क्या होगा? इसका 10% 31.25। सो ऑन एडिंग दिस व्हाट आई शुड गेट? 625 और 31.25, मतलब मेरा आंसर शुड बी 656.25। सो दिस शुड बी आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, आज के पहले सवाल का, जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आया था आज के, उसका पहला सवाल। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है अभी? द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:27 और मार्क प्राइस दिया है 4,500 रुपये एंड इट इज सोल्ड आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 25%। फाइंड द प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट पूछा गया है। ठीक है,
तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो कितनी चाहिए मुझे? 20:27। अब क्या बोला है? द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4500 और मुझे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? मुझे डिस्काउंट दिया जा रहा है 25%। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ MP मार्क प्राइस। तो अभी देखो, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या मैं निकाल सकता हूँ? अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 25% का, तो क्या मैं मार्क प्राइस 4 ले रहा हूँ और सेलिंग प्राइस 3 ले रहा हूँ? यस, बिकॉज माई डिस्काउंट विल बी 25% ईयर। नाउ अब यहाँ 3 है और यहाँ 27 है, तो 3 × 9 इज 27, राइट? अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस 27 है तो मार्क प्राइस कितना होगा? 3 × 9 इज 27, विच मीन्स यहाँ पे ये 36 आएगा। इज इट क्लियर? तो अभी क्या दिया है? द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹4500। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस क्या दी है? 4500। तो अगर 36 4500 के बराबर है और मुझे प्रॉफिट पूछा गया है, प्रॉफिट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विच इज इक्वल टू 7। तो 36 अगर 4500 के बराबर है, तो मुझे पता है 36 × 100 इज 3600। इसमें बचा है 900। 900 क्या है? 36 × 25, तो ये इसका 125 टाइम्स है। तो सिंपली 7 को अगर मैं 125 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा मेरा 875, विच इज़ द प्रॉफिट एंड विच इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तीसरा स्लाइड है, यही अगला क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 14.4 km/h एंड द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 3:1 respectively. Find the time taken by the boat to cover 216 km downstream. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ये हुआ डाउनस्ट्रीम, ये हुआ अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में स्पीड का रेशियो है 3:1। ठीक है, अब ये होगा बोट और ये हो गया स्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड को जब मैं ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो ये बन जाएगा मुझे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। वही अगर इनका डिफरेंस लूँ 3 - 1 डिवाइड बाय 2 मतलब ये आएगा 1, तो ये हो जाएगी मेरी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, आया समझ में? ये रेशियो दिया है स्पीड डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के स्पीड्स का रेशियो है 3:1। तो बोट की स्पीड आ जाएगी 2 और स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी मेरी 1। अब क्या दिया है? द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर दिया है 14.4 km/h। ठीक है, अब क्या पूछा है मुझे? सिंपली फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 216 km डाउनस्ट्रीम। तो अगर हाँ, अगर बोट की स्पीड 14.4 है तो डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा? अगर 2 की वैल्यू 14.4 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 7.2। तो वही 3 को अगर मैं 7.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 21.6। तो बस डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई 21.6 km/h और मुझे जाना कितना है डिस्टेंस? 216 किलोमीटर। तो बस 216 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 21.6 कितना टाइम लगना चाहिए? लगना चाहिए 10 आवर्स। दैट शुड बी माई आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा? 10 आवर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरा? टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 216 km डाउनस्ट्रीम। माई आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 10 आवर्स।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अ वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1 रेस्पेक्टिवली इफ 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर आर टेकन आउट. ठीक है, एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1 में. If 20 liters of the mixture are taken out and 5 liters of mix are added to the mixture, then the ratio of milk to water becomes 13:2 respectively. Find the initial quantity of water in liters. ठीक है, तो क्या दिया है? वेसल में दिया है मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 4:1. ठीक है, तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 4:1 के रेशियो में है. यदि 20 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाला जाए और 5 लीटर दूध इसमें अगर ऐड करते हैं तो रेशियो बन जाता है 13:2. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर. ठीक है, अभी कितना है हमें मुझे नहीं मालूम, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले रहा हूँ मैं 4x मिल्क और वाटर हो जाएगा x. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, कितना निकाल रहे हैं हम इसमें से निकाल रहे हैं 20 लीटर. तो जो 20 लीटर भी निकलेगा मिल्क और वाटर वो भी 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा क्योंकि मिक्सचर इसी रेशियो में है. तो 20 को मुझे 4:1 में डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर 20 लीटर मिक्सचर में निकाल रहा हूँ तो उसमें से 4 पार्ट मतलब ये हो जाएगा 16. सो 4x - 16 डिवाइडेड बाय इधर कितना आएगा 4. ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? सॉरी, अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम? अब इसमें ऐड भी कर रहे हैं हम 5 लीटर्स ऑफ मिल्क. सो ये होगा +5. सो 4x - 16 + 5 इज -11 डिवाइडेड बाई x - 4. ये आ जाएगा, क्या रेशियो आएगा इसका? ये रेशियो दिया है मुझे 13:2. यस, ठीक है. सो आई जस्ट नीड टू सॉल्व दिस वन. 2 × 4x - 11 हो जाएगा 8x - 22 इज इक्वल टू 13x - 52. सो 13x ये हो जाएगा, इधर जाके 5x इज इक्वल टू 30, विच मीन्स मेरी जो x की वैल्यू है वो आ रही है 6. x की वैल्यू 6. x की वैल्यू में तो मुझसे पूछा क्या गया है? x की वैल्यू है 6. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर. तो इनिशियल क्वांटिटी क्या थी? मिल्क था 4x और वाटर था x. तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब मेरा आंसर आना चाहिए 6. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A and B together can complete a work in 18 days. B alone can complete the same work in 45 days. If 50% of the work is completed by A in x plus 10 days, find the value of x. तो क्या दिया है क्वेश्चन में? टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है. ए, बी और ए बी. ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 18 डेज में कर रहे हैं. ठीक है, ये एलसीएम मेथड सभी को पता है, ये मैं एज्यूम करता हूँ क्योंकि मेमोरी बेस्ड डिस्कशन का क्वेश्चन है. बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 45 डेज. ठीक है, बी को अकेले को काम करने में 45 दिन लग रहे हैं. ए और बी दोनों को मिलकर 18 दिन लग रहे हैं. इनका एलसीएम ले लाया, टोटल वर्क हो जाएगा 90 यूनिट्स. तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, बी 2 यूनिट काम करेगा, ए 3 यूनिट काम करेगा. 3 यूनिट करने के लिए 90 यूनिट करने को ए को लग जाएंगे 30 दिन. क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है इफ 50% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए इन x + 10 डेज. अब बताओ, अगर पूरा काम करने को ए को 30 दिन लग रहे हैं तो 50% काम करने को ए को 15 दिन लगेंगे. बराबर है. क्वेश्चन में इसको क्या दिया है? 50% ऑफ द वर्क is completed by A in x plus 10 days. So what is the value of x? तो 15 x plus 10, 10 में कितना एक ऐड करने पे 15 हो जाएगा, तो मेरा वैल्यू आएगा x का 5. ठीक है, सो x = 5 यही इस सवाल का जवाब होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next, in a college, total non-technical girl students are 20% less than total technical girl students, and 36% of students in college are girls. If technical girl students are 50% of technical boy students, then find technical boy students are what percent less than technical boy students. तो सिंपल डेटा रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे. तो एक डेटा बनाते हैं हम. ठीक है, एक टेबल जैसे. ठीक है, सो बॉयज गर्ल्स. ये ठीक था पेन. सो बॉयज गर्ल्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर तो दिया हुआ नहीं है, अभी हमको परसेंटेज में वैल्यू दी हुई है. तो हम क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल. सो कुल मिला के टोटल हम कंसिडर करते हैं, ये है 1000. ओके, सो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए कॉलेज टोटल टेक्निकल गर्ल्स 36% ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज आर गर्ल्स. ठीक है, तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 36% मतलब 360. तो बचे हुए हो जाएंगे बॉयज 640. ठीक है, अभी टोटल नॉन टेक्निकल गर्ल स्टूडेंट्स आर 20% लेस देन टोटल टेक्निकल गर्ल्स. तो अगर टेक्निकल में 100 है तो नॉन टेक्निकल में 80% लेस मतलब 80 है. ये दिया हुआ है, लेकिन इनका एडिशन 180 आता है. यहाँ दिया है 360. 180 इंटू 2 इज़ 360. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ हो जाएगा 200 और यहाँ हो जाएगा 160. इज इट क्लियर? नो. नेक्स्ट, अभी क्या दिया हुआ है, 50% ऑफ टेक्निकल बॉयज, सॉरी, इफ टेक्निकल गर्ल स्टूडेंट्स आर 50% ऑफ टेक्निकल बॉय स्टूडेंट्स. तो टेक्निकल गर्ल स्टूडेंट्स 200 है, 50% किसके हो जाएंगे, ये हो जाएगा 400. तो 400 में से ये कितना होगा, तब जाके 640 होगा, ये हो जाएगा 240. तो मिल गए हमको डाटा. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द नॉन टेक्निकल बॉय स्टूडेंट्स, मतलब 240 इज व्हाट परसेंटेज लेस दैन टेक्निकल बॉय स्टूडेंट्स. तो ये कितना कम है, ये कम है 160. 400 पे मतलब ये कितना परसेंट होगा, दिस इज नथिंग बट 40%. सो मेरा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 40%. नेक्स्ट, a square is cut into 4 equal small squares. The total perimeter of the original square is 168 centimeter. A circle is drawn whose radius is equal to the side of one smaller square. Find the area of the square. ठीक है, तो एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है 168 सेंटीमीटर. इज इट?
यस, तो साइड क्या आएगी मेरी, डिवाइड बाय 4 मतलब ये हो जाएगा 42। ठीक है, अब स्क्वायर को अगर 4 पार्ट में हम डिवाइड करें, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये हो गया, इसको 4 पार्ट में मैंने डिवाइड। तो अब छोटे स्क्वायर्स की साइड क्या, अगर ये 42 था मेरा पहले, तो ये 2 से डिवाइड होगा, ये 21 हो जाएगी साइड। यस, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, अ सर्कल इज ड्रॉन हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ वन स्मॉलर स्क्वायर। अब स्मॉलर स्क्वायर का जो साइड है वो है 21, तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा 21। ठीक है, सर्कल का रेडियस अगर 21 है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, जस्ट मुझे पायर स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये कैंसिल इट आउट 3 टाइम्स, 22 इंटू 21 इंटू 3। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है 22 का स्क्वायर अगर 484 है, 484 में से अगर मैं 22 कम कर दूँ, ये हो जाएगा 462, 462 इंटू 3। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, 450 इंटू 3, 450 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 3 जार 36, और 450 इंटू 3 विल बी 1350, तो 1350 प्लस 36 मतलब माई आंसर विल बी 1386। ठीक है, तो मेरा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, 1386। इस सवाल के लिए मेरा आंसर हो जाएगा 1386। ठीक है, अगला सवाल पार्टनरशिप पे है। ए ने एक बिजनेस की शुरुआत की है 4,500 के इन्वेस्टमेंट के साथ। कुछ महीनों के बाद बी ने ज्वाइन किया वो पार्टनरशिप विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000। एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज ₹2,600, आउट ऑफ विच बीस शेयर वॉज ₹800। फाइंड द पीरियड, मतलब कितने समय के लिए बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ए स्टार्टेड एन इन्वेस्टमेंट विथ एन अमाउंट ऑफ 4,500। तो ए पूरा 12 साल में ए की इन्वेस्टमेंट रही है, दिस इज क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन। ए ने बिजनेस की शुरुआत की है 4,500 के साथ। कुछ महीनों के बाद बी ज्वाइन किया है, उसने इन्वेस्टमेंट है 6,000। बी कुछ महीनों के बाद आया है, मतलब साल में वो कितने महीनों के लिए था वो नहीं पता, तो हमको लेंगे एक्स। अब जो जितना इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड, ये जो प्रोडक्ट का रेशियो आता है, उसी रेशियो में प्रॉफिट्स भी शेयर होंगे। तो अभी क्या दिया है, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड द मनी इन द बिजनेस इफ आउट ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ 2,600 बीस शेयर वॉज ₹800। तो बी का शेयर अगर 800 है और 2600 में से 800 गए तो ए का शेयर 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ठीक है, मुझे बस सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 9 टाइम्स 200, ये हो गया 4 टाइम्स, इधर 9 से ये हो जाएगा 500 टाइम्स, 500 इंटू 12 इज 6,000, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच रहा है मेरे पास सिर्फ 4 मतलब x। तो x की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 महीने के लिए है। क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझसे, फाइंड द टाइम पीरियड फॉर विच बी इन्वेस्टेड हिज मनी इज द बिजनेस। तो कितने समय के लिए बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है, उस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4 मंथ्स। अगर ऐसा पूछा होता कि कितने महीने के बाद बी ज्वाइन किया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 8 मंथ्स। क्या हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जस्ट लेट मी चेक।
सिंपल इंटरेस्ट हो गया डिस्कस, कॉस्ट प्रॉफिट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, मिल्क एंड वाटर हो गया है, टाइम एंड वर्क, डेटा रिलेटेड क्वेश्चन, स्क्वायर, पार्टनरशिप, यस ये ट्रेन का लेन का बचा है, और उसके बाद एजेस का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगले सवाल में क्या दिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज 25% मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी। स्पीड ऑफ ट्रेन दी है 90 किलोमीटर पर आवर। If train A crosses a pole in 12 seconds and train B crosses train A in 36 seconds while running in same direction, then find time taken by train B to cross a 400 meters long platform. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, स्पीड ऑफ ट्रेन ए। तो ट्रेन ए की स्पीड, ट्रेन ए की 90 किलोमीटर पर और दी है, जिसका मतलब है 90 को अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ ट्रेन ए। अब ट्रेन ए क्रॉसेस ए पोल इन 12 सेकेंड्स, तो स्पीड है 25, टाइम लगा है 25, 12। जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, उसी ट्रेन के लेंथ के इक्वल। सो लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 300, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 300 मीटर्स। अब हमको ये भी दिया था कि लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 25% मोर देन लेंथ ऑफ ट्रेन बी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 25% मोर, मतलब इसका रेशियो आ जाएगा 5:4। अगर 5 300 के बराबर है तो 4 मेरा लेंथ ऑफ ट्रेन बी 240 हो जाएगा, 240। अब यहाँ पे क्या दिया है, एंड ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए इन 36 सेकेंड्स। अब ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करके जाएगी, मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा, दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर, मतलब 540 डिस्टेंस। अब स्पीड वो तो मुझे फाइंड करना है, टाइम क्या लग रहा है इनको, टाइम लग रहा है 36 सेकेंड्स, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन ए कितनी है, ये आई है मेरी 25। ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है ये सबसे पहले एक रिलीज कर देता हूँ। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, अभी यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन बी आ जाएगी मेरी 40 मीटर पर सेकेंड। अभी क्या पूछा है मुझे, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन बी 400 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर हो जाएगा उसका, ट्रेन की लंबाई 240 प्लस 400 मीटर्स प्लेटफॉर्म, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 640 अपॉन 40, ये आ जाएगा 16 सेकेंड्स। सो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 16 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं इस मिसलेनियस क्वेश्चंस के पार्ट्स में से एक एजेस का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, एजेस का क्वेश्चन वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आकाश, आयुष और आदर्श तीनों के एजेस दिए हैं, उनके स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और हमको निकालना है कि आकाश की एज 6 साल पहले क्या थी। एज ऑफ आकाश 1 ईयर हेंस, 1 साल के बाद आकाश की एज हो जाएंगी आयुष के एज की आधी, मतलब विल बी हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आयुष, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आयुष इज 25% लेस देन the present age of Adarsh. If Adarsh is 18 years younger than Ayush
देन फाइंड द एज ऑफ आकाश 6 years ago। ठीक है, तो सबसे पहले नाम, तीनों के नाम, आकाश, आयुष एंड आदर्श। ठीक है, तो एज ऑफ आकाश 1 year hence विल बी हाफ ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आयुष। तो आयुष की एज अगर मैं x मान लूँ, आयुष की एज अगर मैं x मान लूँ, तो आकाश की एज 1 साल के बाद आयुष की एज की आधी, मतलब 1 साल के बाद अगर आकाश की एज हो जाएगी x/2, तो प्रेजेंट में हो जाएगी x/2 - 1। नेक्स्ट, अब क्या दिया है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज 25% लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ आदर्श। %25 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ आदर्श। तो आदर्श की प्रेजेंट एज नहीं पता तो हमको ले लेंगे वायु। ठीक है, तो क्या दिया है कि आकाश की जो प्रेजेंट एज है वो 25% लेस देन दैट ऑफ आदर्श। सो x/2 - 1 will be ये इससे 25% कम है। प्रेजेंट एज ऑफ आकाश इज 25% लेस है, मतलब ये 75% के बराबर होगा, तो 3/4 ऑफ y। ये पहला इक्वेशन मैं लूँगा यहाँ से, x/2 - 1 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ y। और उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे कि इफ़ आदर्श इज 18 years यंगर देन आयुष, तो आदर्श जो है वो 18 years यंगर है, मतलब x - 18 इज इक्वल टू y। x - 18 इज इक्वल टू y। तो बस ये दोनों इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने थे और इस क्वेश्चन का जवाब मुझे यहाँ से निकलना था। तो यहाँ से मैं x इज इक्वल टू 18 प्लस y, ये इक्वेशन यहाँ से मुझे मिलेगा, और इस इक्वेशन में अब मुझे ये वैल्यू हम पुट करते हैं। एटीन प्लस y डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ y। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 9 - 1 प्लस y/2 इज इक्वल टू 3/4 ऑफ y। सो यहाँ से आ जाएगा मुझे 8 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ y, मतलब y की वैल्यू आएगी 32।
y की वैल्यू अगर 32 आ रही है तो मेरा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 50। देखते हैं अभी एक बार सारे वैल्यूज़ मैच हो रहे हैं क्या। ठीक है, आकाश, आयुष एंड आदर्श। सो आकाश की एक्स किसका लिया था हमने, एज एक्स हमने लिया था आयुष का। सो आयुष एज विल बी 32। जाएगी 15। तुमको y की वैल्यू मिली थी 32। ठीक है, और ठीक है, आकाश, आयुष एंड आदर्श। तो आदर्श की y की वैल्यू हमको मिली थी 32। ठीक है, अब गिवन स्टेटमेंट में हमको क्या दिया है, एज ऑफ आदर्श इज 18 ईयर्स यंगर देन आयुष। तो आयुष की एज हो जाएगी 50 और आकाश की एज आ जाएगी 24, और ये 24 जो है वो 25% लेस भी है आदर्श, मतलब ये वैल्यूज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे, देन फाइंड एज ऑफ आकाश 6 ईयर्स एगो। तो आकाश की एज 6 साल पहले हो जाएगी 18। दैट इज माई आंसर। तो इस तरह से हमने IBPS RRB PO में आज जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस किए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं IBPS बैंक एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स, उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू।